हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी की झांकी में दिखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, झांकी में दिखी बाबा धाम की झलक। बनारस के घाट पर संस्कृति की झलक को प्रमुख रूप से किया गया शामिल। उत्तराखंड की झांकी में दिखे धार्मिक स्थल, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की दिखी झलक। झांकी के अंतिम भाग में दिखा बद्रीनाथ मंदिर। सपा का गढ़ भेदने उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज, अमित शाह और योगी करेंगे घर घर संपर्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संभालेंगे मोर्चा। उत्तराखंड में बीजेपी 2 फरवरी को जारी कर सकती है मैनिफेस्टो, युवा और महिलाओं पर होगा पूरा फोकस। मैनिफेस्टो को सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर सकते हैं जारी। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर यूपी की झांकी की खास झलक देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ धाम की झलक देखने को मिली। ये झांकी 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित रही। साथ ही इसमें कौशल विकास और रोजगार की भी झलक मिली। इसके अलावा राज्य की झांकी को इस बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट थीम पर बनाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित विधान भवन के सामने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 73वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र और राज्य की सरकार को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय, स्वतंत्रता और समता की जिस गरिमा में आइडिया ऑफ इंडिया का अनुपम संविधान का मूल बनाया था, वो मानवतावादी महान उद्देश्य भारतीय गणतंत्र के 72 वर्ष के बाद भी काफी आधा अधूरा है। तब से लेकर अब तक का देश का इतिहास ये साबित करता है कि यहाँ पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या फिर अब बीजेपी की, दोनों ने ही मुख्य तौर पर अपने असली संवैधानिक दायित्वों से काफी हद तक मुंह मोड़ रखा है। देश में आज गणतंत्र दिवस को लेकर धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोरखपुर के पुलिस लाइन सहित एडीजी और तमाम बड़े अधिकारी ध्वजारोहण कर तिरंगे को सैल्यूट करते हुए दिखाई दिए। गोरखपुर के पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विजय किरण आनंद ने ध्वजारोहण किया और जवानों और पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल विनोद कुमार वर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से 300 पार सीटों की रणनीति पर काम कर रहे बीजेपी के दिग्गज सपा का गढ़ भेदने के लिए मैदान में उतरेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। वहीं पहले दूसरे चरण के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कानपुर, बुंदेलखंड और रोहिलखंड के जिलों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य बड़े नेता चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को देखते हुए बीजेपी ने मतदाता संवाद और घर घर संपर्क जैसे कार्यक्रम तय किए हैं। संगठन के कार्यकर्ता इस अभियान में पहले से जुटे हैं। अब पहले और दूसरे चरण में शामिल विधानसभा सीटों वाले जिलों के लिए वरिष्ठ नेताओं के प्रवास कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। अब तक प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार ये नेता 27 जनवरी यानी गुरुवार से मैदान में उतरेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी गठबंधन की काट ढूंढने के लिए गृह मंत्री अमित शाह दोपहर बाद आज पश्चिमी क्षेत्र के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। इनमें मुजफ्फरनगर, शामली के लगभग 10 जाट नेता शामिल होंगे। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक बालियान सहित कुछ महीनों पहले बीक्यू छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजू अहलावत, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के खास माने जाने वाले सुभाष चौधरी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। पहले चरण के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ आंदोलन खत्म होने के बावजूद धरातल पर सरकार से किसानों की नाराजगी जाहिर हो रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध जग जाहिर हो चुका है। ऐसे में सपा आरएलडी गठबंधन जाट नेताओं के माध्यम से उसका राजनीतिक लाभ उठा सकता है, ऐसी आशंका बीजेपी नेताओं को भी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं को दिल्ली में मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। मुजफ्फरनगर और शामली से करीब 10 जाट नेता शाह से मुलाकात करेंगे।
सीतापुर जेल ने बंद पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान को विधानसभा का टिकट दिया है। वहीं अब आजम खान ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें जेल से नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी है और इसके लिए सीतापुर जेल प्रशासन को फैक्स भी किया गया है। वहीं आजम खान के प्रतिनिधि कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए सीतापुर जेल जाएंगे, जिसके बाद उनका नामांकन रामपुर में जमा किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से नौकरी में बर्खास्त किए गए गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। खान ने कहा है कि कई राजनीतिक दल उनके संपर्क में हैं, हालांकि इसको लेकर उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है। डॉक्टर खान ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर कई दलों ने उनसे संपर्क किया है। उनका कहना है कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर खान ने कहा कि चंद्रशेखर दोस्त है, हम जेल में एक साथ थे, मैं उनसे बात करूंगा। बता दें कि एक जांच आयोग द्वारा भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से मुक्त करने के बावजूद कफील खान को पिछले साल नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में एनएसए के तहत आरोप हटाने के बाद खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अयोध्या में भी सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। बीजेपी से प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए जाने के बाद अब तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो अयोध्या विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। टिकट ना मिलने की दशा में निर्दलीय नामांकन कर चुनाव लड़ेंगे। संत समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जगत गुरु परमहंस दास ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। परमहंस दास ने कहा कि योगी के चुनाव ना लड़ने पर अयोध्या के साधु संत निराश है। बीजेपी को अयोध्या से उचित जनप्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि साधु संतों और मठ मंदिरों के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है, जिसमें मठ मंदिरों का बिजली पानी फ्री होना चाहिए। साधु संत मठ मंदिर में भिक्षा मांग कर चला रहे हैं। अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो विधायकी के लिए अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी से टिकट नहीं मांगूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। मोदी जी से पूरा देश प्रभावित है। मोदी जी 24 घंटे राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अयोध्या में विकास हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी वैसा ही चाहिए। और योगी जी जब पता लगा कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों को खुशी हुई, लेकिन जब वो चले गए गोरखपुर तो उचित जनप्रतिनिधि न मिलने के कारण मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हमने निर्णय लिया है कि अयोध्या से अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा विधायकी का, और नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। क्योंकि हमारे जो साधु संत हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनके मठों का बिजली पानी माफ होना चाहिए। उनको जो सम्मान, मौलवियों को अगर वेतन मिल सकती है, हमारे संतों को क्यों नहीं मिलती है। कानपुर में आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो का संचालन सफलतापूर्वक जारी है। बुधवार सुबह 26 जनवरी के मौके पर कानपुर मेट्रो की 5वीं ट्रेन डिपो पहुंची। अभी 3 मेट्रो ट्रेन ही मेट्रो ट्रैक पर दौड़ रही है। चौथी ट्रेन का ट्रायल रन पॉलिटेक्निक स्टेट डिपो में ही चलाया जा रहा है। वहीं 5वीं मेट्रो ट्रेन के ट्रैक पर आते ही यात्रियों को कम समय में ट्रेन मिल सकेगी। 3 कोच सड़क मार्ग के जरिए कानपुर पहुंचे हैं। अभी 9 किलोमीटर के ट्रैक पर 3 मेट्रो ट्रेन ही दौड़ रही है। चौथी ट्रेन अभी तक स्पेयर में थी। 5वीं ट्रेन आने के बाद अब चौथी ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। अभी यात्रियों को मेट्रो ट्रेन का 12 मिनट तक इंतजार करना होता है। चौथी ट्रेन के चलने के बाद ये समय घटकर 9 मिनट रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। असल में अभी तक सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर 50% का नियम लागू था, लेकिन अब सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आना होगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केवल गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को ही कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी। इस मामले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने आदेश भी जारी कर दिया है। बारिश के बाद वेस्ट यूपी को कोहरे की चादर ने ढक लिया। आपको बता दें कि मंगलवार रात से ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया। बुधवार सुबह ये हाल था कि सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी 30 जनवरी तक वेस्ट यूपी में शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। अधिकतम तापमान 12 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नाबालिग
बच्चे को 72 घंटे के अंदर मऊ जनपद से बचा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 5 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो अपहरणकर्ताओं ने 25 लाख की फिरौती की डिमांड की थी। दिनांक 21/1/2022 को जनपद बलिया के थाना सिकंदरपुर पे एक लिखित सूचना प्राप्त हुई। श्री कैलाश चंद जी के द्वारा बताया गया कि उनके 12 वर्षीय सुपुत्र को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। 2 अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल पे अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया और जनपद बलिया और आस पड़ोस के जो भी जनपद थे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में, उन सबके पुलिस से बात करके जो भी ऐसे लोग हों जिन पे शक किया जा सकता हो, उन प्रोफाइल्स को चिन्हित करके उन पे काम करना शुरू किया। क्योंकि केस पूरा ब्लाइंड था, किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी, इस करके अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारी शुरू हुई। इसी क्रम में इनके पिताजी को दिनांक 22 को एक फ़ोन कॉल के माध्यम से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पुलिस के द्वारा लगातार जो काम करते गए उसके संबंध में 300 के करीब हमने प्रोफाइल्स को छांटा था जिन पे हमारा काम चल रहा था। और 3 दिन के इस ऑपरेशन में, जिसमें हमारी टीम 5 टीमें लगी थी, और मैं बताना चाहूँगा कि 5 टीमें 3 दिन में मिला करके कुल 8 से 10 घंटे ही सो पाई थी। गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के जंघा इलाके में 18 दिनों से लापता 2 किशोरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मंगलवार को दोनों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को गड्ढे से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों 10वीं और 11वीं के छात्र थे। सर, मेरे ग्राम सभा में 12 से 14 दिन पहले 2 बच्चे लापता हुए थे। दोनों गार्जियन मेरे पास आए कि हमारे बच्चे गायब हैं। हमने कहा कि आप रिश्तेदारी में पता करिए बच्चे कहाँ हैं। पता किए, पता नहीं चला। हमसे भी कई बार लोग कहे। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन लिखा और अपने हल्के के सिपाही को दिया। हम कहा सर ऐसी से हमारे ग्राम सभा में बात है। और आज दोनों लाश एक गड्ढे में खोदकर तोपा गया था और दोनों लाश आज बरामद हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। बुधवार को खटीमा में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने देश के शहीदों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तराखंड से भारी संख्या में युवा देश की सेवा में जुटे हुए हैं। धामी ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने के बाद सीएम ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत गणतंत्र बनकर उभरा है। दिल्ली में बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड ने अपनी झांकी में संपर्क परियोजना और धार्मिक स्थलों का प्रदर्शन किया। झांकी के आगे के हिस्से में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की झलक पेश की गई। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हेमकुंड साहिब हेमकुंड झील के किनारे लगभग 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढकी चोटियों और प्राकृतिक छटा से घिरे गुरुद्वारे के पर्वतीय मार्गों में फूलों की घाटी शामिल है। झांकी में डोबरा चांठी पुल को भी प्रदर्शित किया गया। 440 मीटर लंबा ये झूला पुल टेहरी गढ़वाल जिला मुख्यालय और प्रताप नगर को जोड़ता है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इसे झांकी के मध्य भाग में प्रदर्शित किया गया, जबकि बद्रीनाथ मंदिर को झांकी के अंतिम भाग पर प्रस्तुत किया गया। बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 स्थलों में से एक है। हर मौसम वाले 4 धाम मार्ग को उत्तराखंड की झांकी के किनारे पर प्रदर्शित किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग गुरु बाबा रामदेव के अनुयायी, पतंजलि का स्टाफ, स्कूली छात्र छात्राएं, सभी धर्मों के धर्म गुरु भी मौजूद रहे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पतंजलि की तरफ से 3 बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही। योग गुरु बाबा रामदेव ने राजनीति पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए सिर्फ इतना कहा कि इस बार चुनाव में मामला टक्कर का है और वे खुद ना किसी के पक्ष में है, ना विपक्ष में है, वे निष्पक्ष है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 2 फरवरी को अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जारी कर सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक
70 में से 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि 11 सीटों पर जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। उत्तराखंड की राजनीति को लेकर कई मिथक लंबे समय से चले आ रहे हैं। यह राज्य गठन के बाद कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा सरकार नहीं बना पाया है। ऐसे में वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी पर इस मिथक को तोड़ने का दबाव बना हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंगलवार को घोषणा में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सवर्ण समाज के गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाएगी। साथ ही प्रदेश में स्थित पांचों पवित्र प्रयागों में भगवान परशुराम जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। राजीव भवन में हुए कार्यक्रम में ब्राह्मण युवजन सभा ने रावत के सामने संबंध में मांगे रखी थी। रावत की घोषणा के बाद सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी का समर्थन सभा करती आ रही थी। बीजेपी में समाज को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अपमान किया जाने लगा है। सभा पूरे प्रदेश में परशुराम रथ यात्रा निकालते हुए बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान छेड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी के संस्थापकों में से शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने हर समाज को अपमानित करने का काम किया है। उत्तराखंड में भी देवस्थानम बोर्ड को थोपकर पंडा पुरोहित समाज का अपमान किया गया। कांग्रेस हमेशा से सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम करती आई है और आगे भी करेगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 3,893 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। मंगलवार को एक्टिव केस 31,236 हो गए। कुल संक्रमितों की संख्या 4,07,358 पहुंच गई है। अब तक 7,497 मरीजों की मौत हो चुकी है। 3,849 संक्रमित ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर 3,60,180 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 31,236 सक्रिय मरीजों का अस्पताल और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 88.42% और संक्रमण दर 13.68% दर्ज की गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभाव से हवाई यात्रियों में कमी बढ़ती जा रही है। इससे फ्लाइट भी कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना टेस्टिंग कर रही है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से कई जिलों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। फिर कुछ इलाकों में बारिश ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक कपा देने वाली शीतलहर चलेगी और कुछ जगहों पर काले बादल छाए रह सकते हैं। वही 27 जनवरी से सर्द हवाएं और शीतलहर ठिठुरन को बढ़ा देगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। शहर में सुबह से ही हल्का कोहरा छाया रहा। चलिए फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।